हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड दिस इज द 31st लेक्चर। ये मेरा 31st लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट इनकम टैक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इनकम फ्रॉम सैलरी। ये इस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 8 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे एंड दिस इज माई 9th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 9वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि जो पिछले 8 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो ये सारे ही टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं ये सभी हम डिटेल में पिछले 8 लेक्चर वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि टैक्स लाइबिलिटी क्या बनती है इन केस द एम्प्लॉय गेट द कंपनसेशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट। अगर एम्प्लॉय वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेता है तो उस केस में जो भी कंपनसेशन उसे रिसीव होती है तो उसमें उसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसी पे बेस्ड आज एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगी। राइट तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था व्हेन एन एम्प्लॉय रिटायर्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, जब भी कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से चाहे रिटायर हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाए या रिट्रेंच्ड कर दिया जाए यानी उसकी छटनी कर दी जाए, तो उस केस में एम्प्लॉय गेट सम स्पेशल पेमेंट। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से कुछ स्पेशल पेमेंट रिसीव होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेजुटी, इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, और अर्न लीव सैलरी भी मिलती है, या अगर रिट्रेंचमेंट किया है तो कंपनसेशन दिया जाता है, या वॉलेंट्री रिटायरमेंट ली है तो कंपनसेशन दिया जाता है, एंड प्रोविडेंट फंड के फॉर्म में अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल पेमेंट रिसीव होती है जिसमें हम स्टार्टिंग के ये कह लीजिए 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले 4 लेक्चर वीडियो में। हम ग्रेजुटी का केस पढ़ चुके हैं, पेंशन का केस पढ़ चुके हैं, अर्न लीव सैलरी के केस में क्या टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो सब डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में रिट्रेंचमेंट पढ़ाया था एंड आज हम डिस्कस करेंगे वॉलेंट्री रिटायरमेंट का केस। यानी अगर एम्प्लॉय अपनी इच्छा से, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से अगर रिटायरमेंट लेता है, ठीक है, रिटायरमेंट की डेट से पहले रिटायरमेंट लेता है, तो उस केस में उसकी टैक्स लाइबिलिटी जो भी कंपनसेशन उससे रिसीव हो रहा है उसमें कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा और कितना एग्जेम्प्टेड होगा, ये सब हम डिटेल में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। राइट तो चलिए आपको बताती हूँ कि वीआरएस क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, मैं बार बार कह रही हूँ ना वॉलेंट्री रिटायरमेंट, बट ये होता क्या है वॉलेंट्री रिटायरमेंट। तो देखिए इसको शॉर्ट में कहा जाता है वीआरएस। वीआरएस मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। वॉलेंट्री मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से, वॉलेंट्रीली। ठीक है, रिटायरमेंट मतलब रिटायर होना। ठीक है, स्कीम। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपने एम्प्लॉय को ये स्कीम प्रोवाइड करती है कि एम्प्लॉय अपनी इच्छा से, ठीक है, एम्प्लॉय अपनी इच्छा से जो भी उसकी रिटायरमेंट की डेट है उससे पहले अपने सर्विस को एंड कर सकता है, उससे पहले वो रिटायरमेंट ले सकता है। तो इसी को कहा जाता है वीआरएस, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, देखिए मैंने लिखा है एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि एम्प्लॉय अपनी इच्छा से वॉलेंटली अपने सर्विस टेन्योर को एंड कर सकता है, खत्म कर सकता है बिफोर द रिटायरमेंट डेट, यानी रिटायरमेंट से पहले ही सर्विस छोड़ सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है। तो इसको कहते हैं वीआरएस। ठीक, अब ऑर्गेनाइजेशन ये वीआरएस स्कीम क्यों लेके आती है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ वर्कफोर्स बहुत ज्यादा, बहुत सरप्लस में हो गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कॉस्टिंग बढ़ जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। तो उस केस में अगर ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है कि काफी एम्प्लॉय छोड़ के जाना चाहते हैं, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, तो ऑर्गेनाइजेशन ये स्कीम लेके आती है और जिन एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से जाना है वो फिर वीआरएस ले लेते हैं। ठीक है, तो टू रिड्यूस द सरप्लस वर्कफोर्स, यानी एक्सेस में जो वर्कफोर्स है उसको रिड्यूस करने के पर्पज से ऑर्गेनाइजेशन ये स्कीम लेके आती है। ठीक, इन देखिए मैंने आगे लिखा है इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी के केस में एक कुछ कंपनसेशन दिया जाता है जब भी कोई एम्प्लॉय वीआरएस लेता है। ठीक है, एंड ये जो कंपनसेशन होता है दिस इज एग्जेम्प्टेड अप टू ए स्पेसिफिक लिमिट, यानी एक स्पेसिफिक लिमिट तक जो भी कंपनसेशन जो रिसीव होता है एम्प्लॉय को, ये क्या होता है, टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है, यानी उस पर टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक। और वो लिमिट क्या है, वो कैसे निकालेंगे, वो अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ कि जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव होता है ये कितना एग्जेम्प्टेड होता है। तो इसमें ये 4 पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ। इन 4 पॉइंट में जो लीस्ट होगा, जो सबसे कम होगा ना, दैट अमाउंट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, वो अमाउंट टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक, और ये 4
जो पॉइंट्स है वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट है अमाउंट रिसीव, जो भी अमाउंट, जो भी कंपनसेशन एम्प्लॉय को रिसीव हो रहा है, वो पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? मैक्सिमम लिमिट क्या है? एग्जेम्पशन की मैक्सिमम लिमिट क्या है? 5 लाख, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तो पहला और दूसरा तो ऑलमोस्ट सभी में कॉमन रहता है। पहला क्या है? अमाउंट जो रिसीव हो रहा है। दूसरा क्या है? मैक्सिमम लिमिट। तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट क्या है? 5 लाख, ठीक। तीसरा पॉइंट है अमाउंट इक्विवेलेंट टू 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यानी उसने जितने महीने, जितने साल, कह लीजिए जितने साल उसने काम किया है, जैसे सपोज करिए उसने 20 साल काम किया है और उसकी 1 मंथ की सैलरी जितनी भी होगी, उसकी 1 मंथ की सैलरी, और उसने 20 साल काम किया, ठीक है, दिस इनटू 3 मंथ। ये समझ रहे हैं? अमाउंट इक्विवेलेंट टू 3 मंथ सैलरी, यानी हर साल की, जितने साल काम किया, तो सपोज करिए 20 साल उसने काम किया, तो जितने साल काम किया उसकी 3 महीने की, उस साल में 3 महीने की सैलरी, ठीक है। तो ये क्या है? मंथली सैलरी। तो ये अमाउंट, तो दिस इज द थर्ड पॉइंट, ठीक है। जितने साल काम किया, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और उसमें 3 महीने की सैलरी ली जाएगी, ठीक है। और मंथली सैलरी आपको क्वेश्चन में जनरली दी रहेगी, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका थर्ड फिगर आ जाएगा। चौथा जो पॉइंट है दैट इज सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। जो भी उसकी सैलरी थी, जो भी मंथली सैलरी थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस, यानी कितने महीने की सर्विस उसकी बाकी थी। जैसे एग्जाम्पल, रिटायरमेंट अगर 60 साल पे है, वो 45 पे रिटायर हो रहा है, यानी 15 साल की सर्विस बाकी है, तो 15 साल इंटू 12 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो वही है 15 इंटू 12। अगर 15 साल की सर्विस उसकी बाकी है रिटायरमेंट से पहले, तो उसने वीआरएस ले लिया 45 की एज पे, और हर साल में होते हैं 12 महीने, तो ये मल्टीप्लाइड बाई मंथली सैलरी। तो यही है चौथा पॉइंट, ठीक। तो समझ में आ गए चारों पॉइंट? पहला अमाउंट रिसीव, दूसरा मैक्सिमम लिमिट, एंड तीसरा 3 मंथ की सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। एंड चौथा पॉइंट क्या है? कि सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस, जितने महीने की सर्विस बच गई है रिटायरमेंट से, रिटायरमेंट की डेट से पहले, ठीक है। तो ये 4 फिगर आप निकालेंगे, और इसमें से जो लीस्ट अमाउंट होगा ना, दैट वुड बी टैक्स एग्जेम्प्टेड, उस पर टैक्स नहीं देना होगा, ठीक। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, खैर, तो उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक पॉइंट और है, सैलरी मतलब क्या है? यहाँ पे कहा गया ना मंथली सैलरी, मंथली सैलरी, तो सैलरी मतलब क्या? सैलरी मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए, ठीक है, प्लस कमीशन, कमीशन बेस्ड ऑन द फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ठीक है। तो सैलरी मतलब ये है। तो चलिए अब करते हैं एक क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी दिसंबर 2022 तक अपने फर्स्ट चैनल, मेरा पहला चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, उस पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपको ये वीडियोस देखने हैं, ये सब्जेक्ट के वीडियोस देखने हैं, देन यू कैन रेफर माय फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। बट ये अभी तक है, दिसंबर 2022 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ये अभी तक है, दिसंबर 2022। 550 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैंने अपने फर्स्ट चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो जरूर उसका फायदा उठाइएगा। और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन। आप मेरी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज मुझे मोटिवेट करते रहा करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये लेक्चर यूजफुल था कि नहीं था, और अभी जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। और मेरे दोनों ही चैनल, अकाउंटिंग मास्टर क्लास मेरा पहला चैनल है, एंड पूजा सिंह के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, और ये वीडियो जो है आप मेरे दूसरे चैनल पे देख रहे हैं। तो ये दोनों ही चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कराती हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन क्या है कि मोहन इज एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक कंपनी। देखिए जितने इंपॉर्टेंट फिगर्स है ना, इन्हें मैंने पहले से हाईलाइट कर लिया है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके वैसे खुद से भी आप एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा। देखते हैं क्वेश्चन, चलिए। मोहन इज एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक कंपनी एंड इज पेड अ सम ऑफ 6 लाख ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, ठीक है। मोहन एक पब्लिक कंपनी में एम्प्लॉयड था, उसको 6 लाख रुपए दिए गए जब वो वॉलेंट्री, उसने वीआरएस लिया, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम थी, उसने वीआरएस लिया, तो उसको 6 लाख रुपए दिए गए, ठीक है। जो नॉर्मल एज है रिटायरमेंट की उसकी कंपनी में, वो कितना है? 60 साल, ठीक है। मोहन हु वाज 45 ईयर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हैड कंप्लीटेड
20 ईयर ऑफ सर्विस, यानी उसने अपनी सर्विस में 20 साल दिए और वो 45 की एज में रिटायरमेंट लिया, उसने वीआरएस लिया। और जो मंथली सैलरी थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो उसका ब्रेकअप आपको दिया गया है। बेसिक है 10,000, डीए जिसमें 50% इंक्लूडेबल है फॉर पेंशन। देखिए बेसिक सैलरी है 10,000 और डीए जो है 6,000 है, लेकिन इसमें जो 50% है वो इंक्लूडेबल है फॉर पेंशन। यानी डीए जो यहाँ पे क्या लेंगे, वो लेंगे 6,000 का 50%, यानी 3,000 लेंगे। ठीक है। फिर एचआरए आपको दिया गया है, कन्वेंस अलाउंसेस दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल कंपनसेशन अंडर द एक्ट, यानी जो टैक्सेबल कंपनसेशन है, जो भी कंपनसेशन उसे मिल रहा है, यानी 6 लाख का कंपनसेशन उसे मिल रहा है, तो इसमें टैक्सेबल अमाउंट कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार वीडियो को पॉज करके खुद भी पढ़िएगा, और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं ताकि कुछ भी मिस ना हो। ठीक, चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था 4 पॉइंट्स है, ठीक है, और इन 4 पॉइंट में जो मिनिमम होगा दैट वुड बी द एग्जेम्प्टेड अमाउंट। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला जो फिगर था वो क्या था, एक्चुअल अमाउंट रिसीव। ठीक है, तो बताइए एक्चुअल अमाउंट, इसे कितना कंपनसेशन रिसीव हुआ है? इसे 6 लाख का एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है। ठीक, दूसरा फिगर क्या था? दूसरा फिगर था मैक्सिमम एग्जेम्पशन, मैक्सिमम लिमिट ना, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 5 लाख की मैक्सिमम लिमिट है, बताया था। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे तीसरा और चौथा फिगर, ये कैलकुलेट करते हैं। तो तीसरा फिगर क्या है कि 3 मंथ की सैलरी, ठीक है, 3 मंथ की सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यही था ना तीसरा फिगर, क्या था? 3 मंथ की सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो सबसे पहले तो हम सैलरी निकाल लेते हैं। ठीक है, सैलरी बताइए यहाँ पे क्या है? तो सैलरी बताया था बेसिक यानी 10K प्लस डीए। ठीक है, तो यहाँ पे डीए जो है वो 6,000 है, लेकिन 50% इंक्लूडेबल फॉर पेंशन है, तो लेंगे हम केवल 50%। तो उसका लेंगे 6,000 का 50% यानी 3,000। ठीक, एच आर ए नहीं आता इसमें, और कन्वेंस अलाउंसेस नहीं है। ठीक है, सैलरी में क्या है? बेसिक है, डीए है एंड कमीशन है, तो अलाउंसेस नहीं आते। ठीक है, तो यानी सैलरी हमारी निकल के आ गई 13,000। ठीक, ये हो गई सैलरी, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम तीसरा पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, ये वाला जो तीसरा पॉइंट था ये कैलकुलेट करते हैं। 3 मंथ सैलरी, 3 मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक, तो 3 मंथ की सैलरी देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे सैलरी कितनी होगी? 13,000। ठीक है, सैलरी कितनी है? 13,000। और इसने कितने कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इसके कितने थे? तो देखिए यहाँ दिया गया है 20 साल कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है। ठीक है, इनटू कितने महीने का? ठीक है, 3 मंथ की सैलरी लेनी है, तो 20 × 3। ये बात समझ में आई? ये क्या हो गई? ये इसकी सैलरी 13,000, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस यानी कितने कंप्लीटेड ईयर है? 20 साल, ये देखिए दिया गया है 20 साल। और कितने महीने की सैलरी? 3 महीने की। ठीक है, तो दिस इंटू 13,000 इंटू 20 × 3, तो 23 जा 60, और 60 13 6 जा कितना होता है? 78, तो यानी कितना आ गया? 7,80,000। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा तीसरा फिगर आ गया कितना? 7,80,000। ठीक, आ गया तीसरा फिगर। अब चौथा फिगर कैलकुलेट करते हैं। चौथा फिगर क्या है? सैलरी ऑफ बैलेंस ऑफ मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट, यानी कितने महीने की सर्विस उसकी बची थी, उसकी सैलरी। ठीक है, तो 1 महीने की सैलरी इसकी क्या थी? 13,000। 1 महीने की सैलरी 13,000 थी, और कितने महीने की सर्विस उसकी बची है? तो देखिए 45 की एज पे रिटायर, मतलब वीआरएस लिया, और 60 साल पे नॉर्मल रिटायरमेंट होती है, यानी इसने 15 साल पहले रिटायरमेंट ले ली। तो 15 साल और 1 साल में कितने महीने होते हैं? 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ठीक है, 1 साल में 12 महीने होते हैं, ये मैं ठीक कर रही हूँ ना कैलकुलेशन, एक बार देख लीजिएगा। 1 साल में 12 महीने और 15 साल पहले रिटायरमेंट लिया, तो कितने महीने हो गए? 15 × 12, 180 मंथ। ठीक है, 180 मंथ। ठीक, तो 1 महीने की सैलरी कितनी है? 13,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और कितने मंथ लेफ्ट है बिफोर रिटायरमेंट? सैलरी ऑफ बैलेंस ऑफ मंथ ऑफ सर्विस जो लेफ्ट है, तो वो कितना है? 180 महीने, तो 13,000 इंटू 180 करिए मल्टीप्लाई, यू विल गेट 23,000 नहीं 23,40,000। ये तो बहुत बड़ा फिगर आया, 23,40,000। ठीक है, ये आ गया फिगर चौथा। ये वाला पॉइंट चौथा समझ में आया है ना? चौथा पॉइंट क्या है कि कितने महीने की सर्विस उसकी बच रही है।
ठीक है, वीआरएस लेने और नॉर्मल रिटायरमेंट के बीच में कितने महीने की सर्विस बच रही है, तो 180 महीने की सर्विस बच रही है, और उसकी सैलरी तो 13,000 एक महीने की सैलरी और 180 मंथ की सैलरी बच रही है, तो वो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला। ठीक, तो ये चार फिगर आ गए। अब बताइए इसमें से मिनिमम क्या है, मिनिमम तो दिख रहा है ना हमें, 5 लाख इज द मिनिमम। ठीक है, तो यानी जो एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन इज 5 लाख, इसे 5 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा। ये पर इसमें क्या एग्जेम्पशन पूछा है, इसमें तो एग्जेम्पशन नहीं पूछा है, इसमें पूछा है अमाउंट ऑफ टैक्स कंपनसेशन, यानी जो उसे कंपनसेशन मिला है, कंपनसेशन कितना मिला है, 6 लाख का कंपनसेशन मिला है, इसमें कितना टैक्सेबल है, तो 6 लाख का कंपनसेशन मिला, जिसमें 5 लाख क्या है एग्जेम्प्टेड है, तो टैक्सेबल कंपनसेशन क्या है, यानी वो कंपनसेशन जिस पे उसे टैक्स देना है। तो बताइए कितने पे उसे टैक्स देना है, बताइए कितने पे उसे टैक्स देना है, तो 6 लाख उसे मिला था, 5 लाख पे एग्जेम्पशन है, 5 लाख पे छूट, 5 लाख की छूट मिली, तो उसे टैक्स कितने पे देना है, उसे 1 लाख पे टैक्स देना है। ठीक, तो 1 लाख इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। आई होप ये न्यूमेरिकल जो मैंने कराया है आपको समझ में आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई का इंतजार करूंगी। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।